Hello everyone. We are reading the chapter number 3 of history for class 8th, that is ruling the countryside. और इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में हमने किया था कि कंपनी को जो है फाइनली दीवानी का डिपार्टमेंट मिल गया है, दीवान बन गई है कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव को देखा था हमने एक पेंटिंग में कि वो जो दीवानी है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं बाय बंगाल्स नवाब। और हम देखते हैं कि सारे फाइनेंशियल इश्यूज़ जो हैं वो कंपनी के हाथ में आ गए हैं और अब जो रेवेन्यू सिस्टम है वो भी कंपनी के हाथ में है। तो इस रेवेन्यू सिस्टम को कंपनी किस तरह से इम्प्रूव करने की कोशिश करती है और किस तरह से ज़्यादा इनकम इससे गेन करने की कोशिश करती है, वही सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बंगाल में किस तरह से रिवाइज़ किया गया था रेवेन्यू, और रिवाइज़ करने के साथ साथ जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स बंगाल के लोगों को झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू था वो उनके इनकम से कहीं ज़्यादा था। तो बहुत सारे आर्टिजन्स और पीजेंट्स जो हैं वो गाँव को छोड़ कर चले गए थे शहरों की तरफ। और उसके बाद हमने देखा कि 1770 में वहाँ पर फेमाइन आ गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे गए थे। लगभग 10 मिलियन पीपल्स वर किल्ड इन दैट फेमाइन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये समझ में आने लगा था कि अगर हमें रेवेन्यू मिल रहा है तो वो कहाँ से मिल रहा है, एग्रीकल्चर से। तो अगर एग्रीकल्चर किसी तरह से इम्प्रूव हो जाए तो डेफिनेटली दे विल गेट द मोर रेवेन्यू। सो उनके लिए उन्होंने इसके लिए किया क्या रेवेन्यू सिस्टम अपनाया, वो हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। और इसमें एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम पर्टिकुलरली, जो है परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, किसने इंट्रोड्यूस किया, वो हम रीड करेंगे। लेट्स रीड। बिफोर रीडिंग दिस पैराग्राफ आई वांट टू शो यू अ पिक्चर ऑफ दिस मैन, हु इज़ दैट मैन इज़ चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में इनका नाम, बिकॉज ही हैज़ इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया दैट इज़ कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। और क्या था ये सिस्टम, लेट्स रीड। इफ़ द इकोनॉमी वॉज ruins, could the company be certain of its revenue income? Most company officials began to feel that investment in land had to be encouraged and agriculture had to be improved. सो बहुत सारे कंपनी के ऑफिशियल्स ने बहुत सारी मीटिंग्स की कि किस तरह से रेवेन्यू को इम्प्रूव किया जाए, रेवेन्यू को और इंक्रीज़ किया जाए। तो उसका आंसर यही निकाला गया कि अगर हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर दें तो डेफिनेटली अगर किसानों की इनकम ज़्यादा होगी तो वो रेवेन्यू भी ज़्यादा पे करेंगे। तो यही सोचा गया कि कहीं ना कहीं अगर हम इम्प्रूव कर दें एग्रीकल्चर को तो डेफिनेटली वी विल गेट द मोर रेवेन्यू। How was this to be done? After 2 decades of debate on the question, company finally introduced the permanent settlement system in the year 1793. By the terms of the settlements, the Rajas and Talukdars were recognized as zamindar. तो ये जो permanent settlement system है ये इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1793 में। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया और इस सिस्टम के तहत जितने भी राजा थे या तालुकदार थे उनको ज़मींदार कंसिडर किया गया, यानी उनको ज़मींदार बना दिया गया फाइनली, यानी ज़मीन के मालिक अब वो थे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। अब इनकी ड्यूटी क्या थी ज़मींदार्स की कि ये ज़मींदार पीजेंट से रेंट कलेक्ट करेंगे और फाइनली किसको देंगे, कंपनी को देंगे। It was not to be increased even ever in future. It was felt that this could be ensure a regular flow of revenue into the company's coffer and at the same time encourage the jamidar to invest in improving the land. So ये सोच कर किया गया था कि कभी भी फ्यूचर में ये इंक्रीज़ नहीं होगा, ये रेवेन्यू एज इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड रहेगा और कंपनी के कोष में यानी कंपनी के पास जो है एक फ़िक्स इनकम आती रहेगी, क्योंकि ये कभी भी फ्यूचर में इंक्रीज़ नहीं होगा। दैट मीन्स कि अगर 100 रुपीज़ का रेवेन्यू फ़िक्स किया गया तो वो ताउम्र जो है 100 रुपीज़ ही रहेगा, उसको फ्यूचर में कंपनी कभी भी रिवाइज़ या उसको इंक्रीज़ नहीं करेगी।
Since the revenue demanded of the state would not be increased, the ज़मींदार would benefit from the increased production from the land. ऐसा माना जा रहा था कि ज़मींदार को जब उसकी इनकम और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि फसलों के दाम जब बढ़ेंगे तो ज़मींदार को ऑब्वियसली ज़मींदार को तो उतना ही रेवेन्यू देना है. मान लो उसकी इनकम अगर 300 रुपये भी हो जाती है तो उसे 100 रुपये ही देना है एज रेवेन्यू. तो 100 रुपीज़ जब वो देगा तो 200 उसके बच जाएंगे, और वो जो 200 है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की इम्प्रूवमेंट में वो लगाएगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उसके बाद प्रॉब्लम क्या थी इस सिस्टम के साथ? द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. The permanent settlement, however, created problems. Company officials soon discovered that the zamindar were in fact not investing in the improvement of land. जो ज़मींदार थे वो लैंड की इम्प्रूवमेंट में कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे थे. The revenue that had been fixed was so high that the ज़मींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे. लेकिन हो क्या रहा था, जो रेवेन्यू अंग्रेज़ों ने फ़िक्स किया था, ब्रिटिशर्स ने फ़िक्स किया था, वो इतना हाई था कि ज़मींदार उसको पे ही नहीं कर पा रहे थे. दैट मीन्स इट इज़ टू हाई टू पे. एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी. और जो भी ज़मींदार इस रेवेन्यू को दे नहीं सकता था या अनेबल हो जाता था इसको देने के लिए, वो दे नहीं पा रहा था, तो उसको अपनी ज़मींदारी खोनी पड़ती थी. न्यूबनस ज़मींदारीज़ वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज बाय द कंपनी. और ये ज़मींदारी बेच दी जाती थी ऑक्शन में, यानी उसकी नीलामी करवा दी जाती थी. जो भी ज़मींदार उससे ज़्यादा रेवेन्यू देने के लिए तैयार होता था, ज़मींदारी की पोस्ट उसको दे दी जाती थी. By the first decade of the 19th century, the situation changed. The prices of the market rose and cultivation slowly expand. लेकिन जो 19 सेंचुरी की शुरुआत में कुछ सालों में प्राइजेस इंक्रीज़ हुए, चीज़ें की मार्केट जो है वो अच्छी हो गई, तो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन ने एक्सपैंड किया. एंड दिस मेंट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द ज़मींदार. तो ज़मींदारों की इनकम भी इससे बढ़ी. बट नो गेन फॉर द कंपनी सिंस इट कुड बी इंक्रीज द रेवेन्यू डिमांड दैट हैड बीन फिक्स परमानेंटली. लेकिन कंपनी के लिए कोई गेन नहीं था, बिकॉज कंपनी को तो उतना ही रेवेन्यू मिल रहा था जितना कि उनको पहले फिक्स किया था, क्योंकि परमानेंटली फिक्स सिस्टम इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड. इवन देन द ज़मींदार डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड. लेकिन इनकम ज़्यादा होने के बावजूद भी ज़मींदारों को कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो जो है इम्प्रूव करे लैंड को. सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स इन द अर्लियर ईयर्स ऑफ सेटलमेंट. अदर्स नाउ सॉ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो दूसरों को लग रहा था कि कुछ ने अपनी ज़मींदारी ऑलरेडी खो दी थी. उनकी, मैंने बताया आपको, नीलाम कर दी जाती थी जो भी नहीं पे कर पाते थे. तो कुछ ने सोचा कि वो इन्वेस्टमेंट का रिस्क क्यों उठाए, इसीलिए उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की. ज़मींदार कुड गिव आउट द लैंड टू टेनेंट्स एंड गेट रेंट एंड दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड. तो ज़मींदार जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे लैंड को इम्प्रूव करने में. On the other hand, in the village, the cultivator found the system extremely oppressive. The rent we paid to the ज़मींदार was high. तो दूसरी तरफ अगर गांव वालों की बात करें, जो ज़मींदार थे या जो कल्टीवेटर्स थे उनकी बात करें, जो खेती कर रहे थे, वो बहुत ही नाराज़ थे इस सिस्टम से, बिकॉज द रेवेन्यू वॉज टू हाई. हिज राइट ऑन द लैंड वॉज इंश्योर. और उसका जो लैंड पे हक था वो भी इंश्योर नहीं था. टू पे द रेंट ही हैड ऑफन टेक अ लोन फ्रॉम द मनी लेंडर. तो उन्हें मनी लेंडर से कई बार कर्जे लेने पड़ते थे इस रेंट को पे करने के लिए. एंड व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट ही वॉज evicted फ्रॉम द लैंड एंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशंस. तो जिस लैंड को वो अपने पुश्तों से उस लैंड पर कल्टीवेशन कर रहा था, एग्रीकल्चर कर रहा था, कई बार वो ज़मीन उससे छीन ली जाती थी. तो हम कह सकते हैं कि कल्टीवेटर्स वर वेरी अनहैप्पी. फ़ायदा या तो ज़मींदारों को हो रहा था या ब्रिटिशर्स को. तो इस सिस्टम से कुल मिला के, और ब्रिटिशर्स भी जब इंक्रीज़ हो गए प्राइजेस, मार्केट अच्छी हो गई, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मन में ये बात थी कि अब जो है हमें प्राइजेस बढ़ाने होंगे. लेकिन परमानेंट सिस्टम चल रहा था, तो इसीलिए वो प्राइजेस नहीं बढ़ा, जो रेंट है, रेवेन्यू है, वो नहीं बढ़ा सकते थे. तो ये भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को सही नहीं लग रहा था. तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है एक नया सिस्टम लेकर आए. क्या था वो नया सिस्टम, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. होपफुली आपने ध्यान से सुना और समझा होगा. थैंक यू वेरी मच.